जो आज हम कक्षा 12 गृह विज्ञान में पिछली वीडियो पार्ट 3 में आपने संतुलित भोजन तथा पर्याप्त भोजन के बारे में अध्ययन किया था कि संतुलित भोजन या पर्याप्त भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला था अपर्याप्त भोजन, दूसरा था पर्याप्त भोजन, तीसरा था संतुलित भोजन। तो अब उसी को हम संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में पढ़ेंगे। तो ये जो पहले का जो विवरण था, इस बात से ही क्लियर हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन आवश्यक होता है, क्योंकि संतुलित भोजन ही वास्तविक भोजन है। तो ऐसे भोजन सभी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, लेकिन सब व्यक्तियों के लिए संतुलित भोजन का समय एक नहीं हो सकता। संतुलित भोजन है तो सभी के लिए वो संतुलित भोजन एक का समय एक नहीं हो सकता। जिसे जो भोजन एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वही दूसरे के लिए अपर्याप्त तो नहीं, लेकिन पर्याप्त की श्रेणी में तो हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि वही भोजन हर एक वर्ग को उतने भोजन की आवश्यकता होगी पर्याप्त रूप से, तो ये गलत है। कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की पोषण की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चे को हम संतुलित भोजन के रूप में दूध मान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो पर्याप्त है। लेकिन वही दूध के स्थान पर, जैसे दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा, खनिज, मिनरल्स, ये सब तत्व उपस्थित होते हैं, विटामिन्स उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर उसके स्थान पर हम दाल, चावल और ये देशी घी, ये सब अगर बच्चे को देंगे तो बच्चे के लिए वो पूर्ण नहीं है, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके आधार पर कौन कौन से कारक हैं जो संतुलित भोजन को प्रभावित करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए कि जो संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, नंबर 1 होता है आयु। आयु क्या है? भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन में भिन्नता भी होती है। जैसे क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा हो, उसके संतुलित भोजन में, अब एक वृद्ध व्यक्ति हो, तो वृद्ध व्यक्ति अगर होगा तो उसके संतुलित भोजन में, और एक स्वस्थ व्यक्ति हो उसके भोजन में अंतर होता है। सभी के भोजन अपने अपने समय पर ही उचित होते हैं, पर्याप्त होते हैं, संतुलित होते हैं। तो ऐसे में भिन्न भिन्न आयु के व्यक्तियों के संतुलित भोजन में भिन्नता भी होती है, और ये भिन्नता स्वाभाविक होती है। एक बच्चे की कम आयु होने पर भी वयस्कों की अपेक्षा उसे अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के लिए सुपाच्य हो, उसमें भरपूर पोषक तत्व हो, तब तो ठीक होता है। वहीं पर इसके विपरीत वृद्धावस्था में क्रियाशीलता की कमी और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और जो पाचन शक्ति और क्रियाशीलता अगर कमज़ोर हो जाएगी, उसमें अगर गरिष्ठ भोजन और भरपूर पोषक तत्वों से युक्त अगर भोजन देंगे तो उसके लिए सुपाच्य नहीं होगा। अतः अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए तत्वों की तथा मात्रा में कमी हो और सुपाच्य भोजन हो, जिससे वह उस भोजन को ग्रहण कर सके। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आयु में एक बच्चा है, उसके लिए पोषक तत्व अधिक जरूरी है, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार वह भोजन संतुलित तो है। वहीं पर एक वृद्धा व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के लिए अगर हम अधिक पोषक तत्व देंगे, क्योंकि वृद्धशील जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, तो बूढ़े व्यक्तियों में क्या होता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है,
तो पाचन शक्तियों के कमज़ोर होने के कारण जो होता है वह ऐसे पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता, उसके लिए सुपाच्य नहीं होता, अतः हम उसको सुपाच्य हल्का भोजन दे सकते हैं। तीसरा इसमें नंबर 2 होता है लिंग। लिंग में देखिए क्या होता है, पुरुष और स्त्री। लिंग का मतलब होता है इसमें पुरुष और स्त्री। तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की पोषक आवश्यकता तथा मात्रा में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो जैसे स्त्री है और पुरुष है, तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक पोषक तत्व और अधिक भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुषों के शरीर का भार, आकार, क्रियाशीलता स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। भाई पुरुष है, पुरुष का भार भी अधिक होगा, क्रियाशीलता भी अधिक होगी, इसलिए उनको भोजन की भी आवश्यकता अधिक होगी, वे पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो जो उनकी जो होता है तंतुओं की, जैसे पुरुष परिश्रम करते हैं, तंतुएं जो होती हैं डैमेज होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, तो वो उनके ऊतकों को, पेशियों को क्या कर सकें, ठीक कर सकें, उनका निर्माण कर सकें। दूसरी चीज़ होती है स्त्रियों में, स्त्रियों को गर्भावस्था व दुग्धपान आदि अवस्था में अधिक पोषक तत्व व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अधिक पोषक तत्व और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सुरक्षात्मक तत्वों में क्या होता है, विटामिन, खनिज तत्व, विटामिन और खनिज तत्व। तीसरा होता है परिश्रम। तो अब इसमें परिश्रम में होता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करता है उसे उतनी अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भाई जितना हम परिश्रम करेंगे उतने ही हमको ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। तो यहाँ पर होता है शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी टूट फूट भी ज़्यादा होती है। ऐसे में उसे इस प्रकार भोजन मिलना चाहिए जिससे उसके शरीर निर्माण अधिक से अधिक हो और उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित एवं पोषक पदार्थ, भोज्य पदार्थ रूप में प्राप्त हो। तो ये एक हो गया परिश्रम। तो एक तो आय प्रभावित किया संतुलित भोजन को, दूसरा लिंग, क्योंकि पुरुष और स्त्री का जो होता भोजन समान नहीं होता है। तीसरा होता है परिश्रम प्रभावित कर रहा है। परिश्रम किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पुरुष जो होते हैं अधिक श्रम करते हैं, तो स्त्रियां जो होती हैं कम परिश्रम करती हैं। अब परिश्रम का तात्पर्य ये नहीं है, परिश्रम का तात्पर्य ये होता है कि जैसे पुरुष जो होते हैं अपने पेशियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मांसपेशियाँ कार्य करते वक्त मांसपेशियाँ टूट फूट जाती हैं, वर्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जितना भी शारीरिक श्रम करेगा उतने ही उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इन ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को होना जरूरी है। चौथा होता है मौसम और जलवायु। भोजन के पोषक तत्वों की मात्रा को मौसम भी प्रभावित करता है। अब जैसे ठंडे मौसम में है तो ठंडे मौसम में क्या होता है कि ठंडे मौसम में रहने वाले व्यक्तियों को ठंड से रक्षा के लिए गर्म जलवायु वाले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। तो जब ठंड मौसम अगर रहेगा, देखिए क्या होता है, ठंड में भोजन हमेशा सुपाच्य होता है और भूख भी हमको ज़्यादा लगती है। तो इसका कारण क्या है कि ठंड से बचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो जब उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती रहेगी तो वो हमारे शरीर का ताप बनाए रखता है, हमको ठंडक नहीं लगती। तो इस तरह से वह भोजन जो होती है उसमें अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में क्या है कि गर्मी के मौसम में
जो ठंड की अपेक्षा की जो क्रियाशील होते हैं व्यक्ति, उनमें क्या होता है, तंतुओं की क्षति अधिक समय तक होती रहती है। गर्मियों में व्यक्तियों के जो होता है तंतुओं की जो क्षति होती रहती है, तो इसलिए उनमें अपेक्षाकृत निर्माण तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से मौसम और जलवायु ये भी प्रभावित करता है। फिर से एक बार आप समझ लीजिए इसको कि जैसे ठंडे मौसम में, ठंडे जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को ठंड से शरीर की रक्षा के लिए गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से क्या है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति को गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता हो, जिससे ऊर्जा अधिक से अधिक मिलेगी। वहीं पर क्या होता है, वे गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील भी रहते हैं। जैसे क्या होता है कि गर्मी रहती है तो गर्मी हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता है, क्रियाशीलता हमारी घट जाती है। लेकिन ठंडक आती है तो हमारी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो वही है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा वाले भोजन की क्या होती है, आवश्यकता। तो मौसम इसमें प्रभावित करता है भोजन को। पांचवा होता है स्वास्थ्य। देखिए, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। जैसे एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम क्रियाशील होने के कारण कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं पर बीमारी के कारण उसके शरीर के तंतुओं की टूट फूट अधिक होना आवश्यक स्वाभाविक होता है। तो उसे निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। और पाचन क्रिया कमजोर होने के कारण जो होता है, सुपाच्य तरल और अर्ध तरल भोजन इसके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम स्वस्थ पोषक तत्वों की आवश्यकता हमको महसूस होगी। लेकिन अगर हमारे शरीर का जो होता है तंतुएं टूट फूट जाएँ तो उसमें निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो अगर लेकिन पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाए तो पाचन क्रिया कमज़ोर होने पर क्या होगा कि हमको सुपाच्य तरल और अर्ध तरल भोजन की आवश्यकता होगी, जो हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। विशेष अवस्थाएं में क्या होता है, व्यक्तियों की कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी पोषक तत्वों, भोजन के प्रकार तथा मात्रा को निश्चित करती है। जैसे गर्भावस्था है, दुग्धपान है। तो रोग से निवृत्त होने के पश्चात क्या होता है कि जल है, इसमें क्या होता है कि जिसे क्या कहते हैं कि विशेष अवस्थाओं में व्यक्तियों की कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी पोषक तत्वों को, भोजन के प्रकार तथा मात्राओं को निश्चित करती हैं। तो गर्भावस्था में, दुग्धपान में, तो रोग से निवृत्त होने की अवस्था, ऑपरेशन के पश्चात की अवस्था, जल जाने के बाद की अवस्था तथा विशेष रोगों की अवस्थाओं में हमारा भोजन भी जो होता है विशेष प्रकार का होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। अब इसमें लास्ट जो हम कहना चाहेंगे कि जिसे क्या है कि संतुलित जो भोजन होता है, संतुलित भोजन में आयु वर्ग, लिंग, परिश्रम, मौसम, जलवायु, स्वास्थ्य, इन सब की अपनी अपनी अवस्थाएं होती है और इन अवस्थाओं के कारण ही भोजन की, संतुलित भोजन की ये मात्रा भी परिवर्तित होती रहती है। अगला हम देखेंगे सुपोषण संबंधी कुछ नियम है। सुपोषण संबंधी कुछ नियम है। तो सुपोषण संबंधी नियम क्या है? सुपोषण संबंधी नियम में
इसे क्या होता है, संतुलित भोजन जो है, तो भोजन शरीर के आवश्यक सभी तत्वों की उचित मात्रा में उपस्थिति हो। भाई भोजन में शरीर के सभी पोषक तत्वों की क्या है, उचित मात्रा में उपस्थिति हो, जिससे शरीर का भली प्रकार से पोषण हो सके। तो हम चलते हम अध्ययन करते हैं सुपोषण संबंधी नियम। सुपोषण संबंधी नियम हमने कहा कि संतुलित भोजन का अर्थ है कि भोजन में शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में उपस्थिति हो, जिससे उसका पोषण भली प्रकार से हो सके। तो हम इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वों की बातों पर हम ध्यान देना होगा, जिससे पौष्टिक भोजन का पूरा लाभ मिल सके। तो नंबर 1 इसमें होता है पोषक तत्वों की उपस्थिति। पोषक तत्वों की उपस्थिति। अब देखिए पोषक तत्वों की उपस्थिति में क्या है, भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो पोषक तत्वों की उपस्थिति क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, जल, खनिज आदि। ये दूसरा होता है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन, तो सुपाच्य भोजन में क्या है कि ऐसा संतुलित भोजन हो जो भली भांति पचकर शरीर में क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। ऐसा संतुलित भोजन जो भली भांति पचकर, ऐसा संतुलित भोजन जो भली भांति पचकर शरीर में अवशोषित हो जाए। तो वही सुपाच्य है। शुद्ध व ताज़ा भोजन नंबर 3, शुद्ध व ताज़ा भोजन। तो शुद्ध व ताज़ा भोजन क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो और वह क्या हो, ताज़ा हो। तो अब इसमें होता है कि भोजन कितना भी पौष्टिक हो, लेकिन अगर वह बासी हो, इन्फेक्टेड हो, तो क्या पोषक हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः भोजन में किसी प्रकार की मिलावट ना हो और वह ताज़ा हो, पौष्टिकता से भरपूर हो, तो वह शुद्ध भोजन है। शुद्ध व ताज़ा भोजन सुपोषण के लिए अनिवार्य अंग है। शुद्ध व ताज़ा भोजन सुपोषण का अनिवार्य अंग है। तो हम अब समझ गए होंगे कि भोजन सड़ा गला या बासी ना हो, शुद्ध हो, किसी प्रकार की मिलावट ना हो और ताज़ा हो। चौथा होता है भोजन की भिन्नता। भोजन की भिन्नता। अब भोजन की भिन्नता में क्या होता है
कि प्रत्येक वर्ग के भोज्य पदार्थों को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, ना कि एक ही प्रकार का भोजन करते रहना चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि जब हम एक ही प्रकार का भोजन लगातार हम सेवन करते हैं तो हमारी रुचि धीरे धीरे उसमें समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से एक ये होता है कि अगर हम वही चीज़ बदल बदल करें तो हमारी इसमें रुचि भी रहेगी और हम उसका लगातार सेवन करते रहेंगे। इस तरह से एक ही लगातार भोजन करते रहने से एक ही पोषक पदार्थ में वृद्धि होती है, और इस तरह भोजन का अगर मेनू बदलते रहेंगे तो इसमें हमको सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे। इसलिए भोजन की भिन्नता आवश्यक है। अब अगला है अधिक मिर्च मसाला। अधिक मिर्च मसाला वाला जो भोजन होता है, तो जैसे क्या होता है कि हम लोग घरों पे इस्तेमाल करते हैं अधिक गरिष्ठ युक्त भोजन, तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक मिर्च मसाला। अधिक मिर्च मसाला, अधिक मिर्च मसाला में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मसालों में, सब्जियों में अधिक जो होता है मिर्च मसाला का प्रयोग करते हैं, और इससे क्या होता है भोजन की पौष्टिकता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए हमको अधिक सब्जियों में या भोजन में अधिक मिर्च मसाला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी पौष्टिकता में कमी ना हो। दोषपूर्ण भोजन, छठवां जो होता है दोषपूर्ण भोजन। दोषपूर्ण भोजन क्या होता है, भोजन जो होता है सदैव शुद्धता से बनाना चाहिए, परोसना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। अगर यही सब चीज़ों को कमी होती है तो वो भोजन दोषपूर्ण भोजन होता है। भोजन सदैव शुद्धता से बनाना, परोसना तथा ग्रहण करना चाहिए। अब भोजन को मक्खियाँ आदि से बचाने के लिए सदैव ढक कर रखना चाहिए। तो यही चीज़ अगर मक्खियों वगैरह से आप नहीं ढक कर रखेंगे, भोजन खुला रहेगा, सफाई नहीं रहेगी, तो ऐसे भोजन दोषपूर्ण भोजन कहलाते हैं। अगला होता है रात्रि में भोजन। रात्रि में भोजन, देखिए रात्रि में सोने से 2-3 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पूर्व माने पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब सोने से 2-3 घंटे पूर्व भोजन कर लेंगे तो भोजन जो होता है आसानी से पच जाता है। वृद्धों को अपेक्षाकृत रात्रि में जल्दी भोजन करना तथा सोने से थोड़ा गर्म दूध पीना बहुत लाभदायक होता है। तो हमने कहा कि रात में भोजन सोने से 2-3 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए। और बुजुर्गों को अपेक्षाकृत जल्दी भोजन कर लेना चाहिए और सोने से पहले थोड़ा सा गर्म दूध पीना उनके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। अगला 7वां के बाद 8वां होता है प्रातःकाल का भोजन। प्रातःकाल का भोजन, प्रातःकाल का भोजन में इसमें क्या है, प्रातःकाल मुख्य ब्रश वगैरह करने के पश्चात स्नान के पश्चात ही भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना स्नान किए या ब्रश किए भोजन इत्यादि कर लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः प्रातःकाल उठ करके फ्रेश होकर के नहा धोवा करके नाश्ता तत्पश्चात भोजन करना उनके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। 9वां होता है इसमें होता है रुचिपूर्ण भोजन।
रुचिपूर्ण भोजन। रुचिपूर्ण में क्या होता है, प्रतिदिन एक सा भोजन करते रहने से क्या होता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इसे रोज़ अगर दाल भात खाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न होने लगता है। लेकिन अगर वही हम हफ्ते में अगर एक बार पूरी सब्जी बन जाती है, पनीर सब्जी बन जाती है, तो हमारी क्षुधा भूख थोड़ा और क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब जैसे हम आम तौर से हम 2 रोटी मान लीजिए भोजन में लेते हैं, तो उस दिन उसकी डाइट जो होती थोड़ा सा बढ़ जाती, 2 को बजाय हम 4 खा लेते हैं। तो इस तरह से रुचिपूर्ण भोजन जो आप खाते हो, आपको जो पसंद हो, मेनू में हमेशा चेंज करते रहेंगे, तो इससे जो होता है भोजन के प्रति जो होती रुचि बढ़ेगी और वह भोजन हमको लाभ देगा। और अरुचिकर अगर भोजन है जिसमें हमारी रुचि नहीं है, वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। 10वां जो होता है जल की उचित मात्रा। जल की उचित मात्रा, देखिए भोजन करते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच बीच में जल पीते रहते हैं, पानी। इससे बहुत लोग क्या होता है, थोड़ा सा भोजन किए पानी पिए, थोड़ा सा भोजन किए पानी पिए। तो ये बीच बीच में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे क्या होता है कि जब भोजन हम निगलते हैं, जब आमाशय में जाता है, तो ये भोजन पतला हो जाता है और जो आमाशय में जो पीएच वैल्यू होती है, वो पीएच वैल्यू जो होती है वो कम होने लगती है, उदासीन होने लगती है, जिसके कारण भोजन का अच्छी तरह से पाचन नहीं हो पाता है, पाचन में उसकी बाधा होने लगती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें भोजन करने के उपरांत ही जल पीना चाहिए। तो ऐसा भोजन करने के लगभग आधे घंटे बाद ही, जिससे क्या होता है कि हम भोजन करते हैं, बीच बीच में पानी पीते रहे, और इससे क्या होता है कि भोजन जब आमाशय में जाता है पतला होता जाता है, तो भोजन का पाचन नहीं हो पाता। ऐसे में जब हम भोजन कर चुके तो इतना ही पानी पिएं जिससे हमारा मुख साफ हो जाए, आहार नाल साफ हो जाए। उसके बाद आधा घंटा बाद हम जितना पानी पीना हो पेट भर पानी पिए। इससे क्या होगा कि भोजन भली भांति पचेगा और उससे हमको पोषक पदार्थ प्राप्त होंगे। तो जल की मात्रा जो होती है उचित मात्रा लेना चाहिए। 11वां होता है शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन, देखिए शाकाहारी भोजन बहुत तो ये है कि मांसाहारी में ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जबकि गलत है। मांसाहारी से भी ज़्यादा शाकाहारी भोजन में भी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। लोग कहते हैं कि मांसाहारी पोषक तत्व में प्रोटीन वसा आदि उत्तम होती है और इसका उपयोग लोग अधिक करते हैं, जिसके कारण तामसी प्रवृत्तियाँ, क्रोध की वृद्धि होती है। तो इनका प्रयोग कम करना चाहिए। इसके रूप में हम सोयाबीन है, दूध है, मूंगफली है, सूखा मेवा है और वनस्पति तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शाकाहारी भोजन ही हम ग्रहण करें। बच्चों ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरा। अब हमने एक नोट्स टेक्स्ट बुक का एक PDF वीडियो फ़ोटोग्राफ करके भेजा हुआ था, आप उससे नोट्स बनाते रहिएगा।